हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके इंग्लिश रीडर बुक के अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइटल है अ हीरो और इसके ऑथर है आर के नारायण। ये एक बहुत ही फेमस इंडियन नॉवेलिस्ट है। इनका जन्म मद्रास में 1906 में हुआ था। इन्होंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत 1935 में की थी और इनका पहला नॉवेल था स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। इनकी ज़्यादातर कहानियाँ एक काल्पनिक गांव मालगुडी में की गई है। इनकी स्टोरीज बहुत ही सिंपल होती हैं और इनके काफ़ी सारे नॉवेल्स पर मूवीज़ भी बन चुकी है, जिनमें से कुछ फेमस मूवीज़ हैं द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, वेंडर ऑफ स्वीट्स, अ टाइगर फॉर मालगुडी और भी ऐसे बहुत सारे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। इसमें मेनली 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहले है स्वामी, जो कोई यही 10-12 साल का छोटा लड़का है। दूसरे उसके पिता, तीसरी उसकी माँ और चौथी उसकी दादी, जो उससे बहुत प्यार करती थी। अब आते हैं मेन स्टोरी पे। कुछ घटनाएं स्वामी के जीवन में एक ऐसा मोड़ ला देती थी जिसके बारे में वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। कहानी में सबसे पहले उनके पिता को दिखाया जाता है। वे हॉल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और पेपर पढ़ते पढ़ते वे अपने बेटे से कहते हैं, स्वामी इस न्यूज़ को सुनो, गांव के एक लड़के की बहादुरी देखो। जब वो जंगल से होता हुआ अपने घर आ रहा था तभी उसे रास्ते में एक टाइगर से सामना करना पड़ गया। न्यूज़पेपर का ये पूरा पैराग्राफ उस लड़के की बहादुरी के बारे में बता रहा था कि कैसे वो लड़का उस टाइगर से लड़ाई करता है, फिर वो पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना आधा दिन उस पेड़ पे ही बिताता है जब तक कि कुछ लोग वहाँ पे नहीं आ जाते और उस टाइगर को मार नहीं देते। ये पूरा न्यूज़ पढ़ने के बाद पिता स्वामी से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो इसके बारे में? स्वामी बोलता है, मुझे लगता है ये कोई बहुत ही स्ट्रांग आदमी होगा, कोई लड़का नहीं। कैसे कोई लड़का एक टाइगर से लड़ सकता है? इस पर उसके पिता उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? फिर आगे उसके पिता कहते हैं कि एक आदमी के पास हाथी जितनी शक्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी वो डरपोक होता है। वहीं अगर किसी के पास स्ट्रॉ जितनी ताकत है, स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल, तो उतनी ताकत भी अगर किसी के पास है लेकिन उसके अंदर साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। साहस ही हर चीज़ है, ताकत और उम्र मायने नहीं रखता। स्वामी ने बीच में ही अपने पिता को रोकते हुए कहा कि ये कैसे हो सकता है पापा? मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है, लेकिन अगर मेरे सामने में बाघ आ गया तो मैं क्या करूँगा? ये सुनकर उसके पिता उससे कहते हैं कि ताकत की बात अभी छोड़ो, तुम पहले हमको ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर करेज यानी साहस है। मुझे देखना है कि आज रात तुम मेरे ऑफिस रूम में अकेले सो पाते हो या नहीं। ये सुनकर स्वामी ने सोचा, ये तो बहुत ही डरावना प्रपोजल है, क्योंकि स्वामी हमेशा अपनी दादी के पास सोता था और वो दादी के अलावा अगर किसी और के पास सो जाए तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो डर से कांपता रहता था। उसे पहले ये लगा कि उसके पिता जोक कर रहे हैं। वो धीरे से बड़बड़ाता हुआ बोला, ठीक है, और फिर उसने टॉपिक को चेंज करने की कोशिश की। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता हुआ और उतावलेपन में होकर बोला कि इस बार हम लोग अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स को भी ऐड करने वाले हैं। हम लोग ब्रांड न्यू बैट और बॉल खरीदने वाले हैं। हमारे कैप्टन ने कहा था कि मैं आपको ये बात बता दूं। पिता भी उसके चाल को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि कैसे वो टॉपिक चेंज कर रहा है, तो उन्होंने भी बड़ी चालाकी से कहा, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर तुम्हें आज रात अकेले ही सोना पड़ेगा। स्वामी ने फिर ये महसूस किया कि चीज़ें उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है। ये चैलेंज से अब सीधा कमांड में चेंज हो चुका था और वो अच्छे तरह से जानता था अपने पिता की अडिगता को, वो भी ऐसे मामलों में। यहाँ टेनेसिटी का मतलब हुआ अडिग, जो बोल दिया सो बोल दिया। फिर स्वामी ने भी कुछ सोचते हुए कहा, अगले महीने से मैं अकेले सो लूँगा पापा। फिर उसके पिता बोलते हैं कि अगले महीने से क्यों, अभी से ही करो। ये कितना बुरा लगता है, कितनी शर्म की बात है कि तुम एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ और दादी के बगल में सोते हो। अब तुम बड़े हो चुके हो और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिस तरह से तुम्हें पाला जा रहा है। इतना बोलते बोलते वे अपनी वाइफ की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर उनकी वाइफ उनसे कहती है कि आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मुझे इस लड़के यानी कि स्वामी, मुझे स्वामी के बारे में कुछ भी नहीं पता।
ये कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे करता है, मुझे कुछ नहीं पता। इस पर उसके पिता कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। इस पर उनकी वाइफ थोड़ी नाराज़ होते हुए उनसे कहती है, अगर आपका मतलब ये है कि आपके बेटे को आपकी माँ बिगाड़ रही है, आपकी माँ मतलब स्वामी की दादी, तो उनसे जाके कहिए, मेरी तरफ क्यों देखते हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ से मुंह मोड़ करके चली गई। स्वामी की माँ के जाने के बाद स्वामी के पिता वहीं पे बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। फिर स्वामी धीरे से उठता है और अपने बेडरूम में चला जाता है। स्वामी की दादी वहीं बेड पर बैठी हुई थी और जैसे ही स्वामी को देखती है वो उनसे कहती है, बेटे तुम तो ऑलरेडी नींद में हो, तुम्हें तो आज कोई कहानी की ज़रूरत नहीं है। जब पिता उसे नीचे में कमांड दे रहे थे तो स्वामी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में ही वो अपने कमरे में चला आता है। फिर जब दादी उसे बात करना चाहती है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनकी तरफ गुस्से भरी नज़र से देखता है, लेकिन दादी ने उसकी तरफ नहीं देखा। तो स्वामी ने फाइनली उनकी तरफ देखना छोड़ दिया और जाकर के अपने बिस्तर पे सो गया, चद्दर तानी और अपना चेहरा ढककर सो गया। फिर दादी उसे प्यार से पुचकारते हुए कहती है, अपने चेहरे को मत ढको, तुम्हें तो ऐसे ही बहुत नींद आ रही है। फिर स्वामी धीरे से फुसफुसाता हुआ बोला, प्लीज़ दादी चुप हो जाओ, मुझसे बात मत करो, मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर घर में आग भी लग जाए तब भी मुझे कोई आवाज़ ना दे। अगर मैं अभी तुरंत नहीं सोया तो शायद मैं मर जाऊँ। फिर वो अपने ब्लैंकेट को ढककर सो गया। तभी वहाँ पे उसके पिता आते हैं और स्वामी से कहते हैं, स्वामी उठो। उस समय स्वामी के कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी और उस रोशनी में उसके पिता बिल्कुल भूत जैसे लग रहे थे। स्वामी सो तो नहीं रहा था पर वो बस सोने का नाटक कर रहा था, बस इधर उधर करवटें ही ले रहा था और खर्राटे की आवाज़ निकाल रहा था। फिर उसके पिता दोबारा कहते हैं, उठो स्वामी। ये सब देखकर दादी उससे कहती है, यानी स्वामी के पिता से, कि क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, सोने दो। दादी की बात को इग्नोर करके उसके पिता ने फिर दोबारा स्वामी को उठाया, उठो स्वामी। ये तीसरी बार था जब उसके पिता उसे उठा रहे थे। तब फाइनली स्वामी को उठना ही पड़ा। उसके बाद उसके पिता ने उसके बिस्तर को समेटा, अपने आर्म्स के अंडर में लिया और स्वामी का हाथ पकड़कर बोले, चलो मेरे साथ। स्वामी ने जाने से पहले एक बार अपनी दादी की तरफ देखा कि शायद वो उसे रोक ले, लेकिन फिर जब कोई रिएक्शन नहीं मिला तो वो धीरे धीरे अपने पिता के पीछे पीछे चलने लगा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ भी देखा तो उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि आप इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हैं, ये तो यहाँ हॉल में भी सो सकता है। इस पर स्वामी के पिता कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसे ऑफिस रूम में ही सोना चाहिए। फिर एक बार स्वामी भी अपने पिता से ट्राई करता है कहने की और उनसे कहता है कि पापा प्लीज़ मुझे हॉल में ही सोने दीजिए, आपका ऑफिस रूम बहुत ही गंदा है और वहाँ पे आपकी कानून की किताबों के पीछे बड़े बड़े बिच्छू छुपे हुए हैं। ये सुनकर उसके पिता उससे बड़ी आसानी से कहते हैं, वहाँ कोई बिच्छू नहीं है, तुम अगर चाहो तो तुम बेंच पे सो सकते हो। फिर स्वामी उनसे पूछता है, क्या वहाँ पर मैं लैंप को जला करके सो सकता हूँ, यानी लाइट को जलाकर। तो उसके पिता कहते हैं, नहीं, तुम्हें अंधेरे में सोने की आदत डालनी चाहिए ताकि तुम्हें अंधेरे से डर ना लगे, और ये तो सिर्फ आदत की ही बात है, तुम्हें अपने अंदर अच्छी आदतें ही डालनी चाहिए। फिर स्वामी उनसे एक आखिरी अपील करता है कि प्लीज़ आप ये दरवाज़ा खुला रहने दीजिएगा। तो उसके पिता कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम रात में सबके सोने के बाद अपना बिस्तर उठाकर दादी के पास नहीं जाओगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना, मैं तुम्हारे स्कूल में जाके सबको बता दूंगा और फिर सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये था इस कहानी का पहला पार्ट। हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे कि स्वामी ऑफिस रूम में अपनी रात कैसे बिताता है और वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है। अगले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।